हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना डिस्कस कर रहे थे अपन। परमाणु संरचना में अपन ने परमाणु की खोज, फिर परमाणु के संरचनात्मक मॉडल डिस्कस किए और फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण डिस्कस किया अपन ने, जिसमें अपन ने कोष के बाद में सोमरफेल्ड ने जो उसमें उपकोष बताए, यानी कोष के बारे में बताया था नील्स बोर ने। उसके बाद में सोमरफेल्ड ने उसमें विस्तार करते हुए बताया था उपकोष के बारे में, यानी नील्स बोर ने जो स्पेक्ट्रम बताए थे उसमें इस प्रत्येक स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं का विपाटन बताया था फिर सोमरफेल्ड ने। और उसके बाद में अपन ने कक्षक, तो कोष में उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपन ने डिस्कस की थी। और उसके आधार पर अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक की परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित किए जाते हैं, वो चीज़ अपन ने डिस्कस की थी। और उसी में अपन आगे बता रहे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या जो बोली जाती हैं वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ही बताती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास या वितरण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास या वितरण की व्याख्या। ये क्वांटम नंबर के आधार पर बताया जाता है। इसमें सबसे पहला बताया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये परमाणु में कोष की व्याख्या करती है। मुख्य क्वांटम संख्या में किसके बारे में बताती है? अभी कोष के बारे में बताती है। और n का मान परमाणु में कोष की संख्या की व्याख्या करती है। परमाणु की साइज का निर्धारण, परमाणु की साइज का निर्धारण वो भी से अपन। और इसमें बताया जाता है कि n का बढ़ता मान, यानी कोष का बढ़ता मान, n का बढ़ता मान परमाणु की साइज, n का बढ़ता मान परमाणु की साइज बढ़ने को दर्शाता है। साइज बढ़ने को दर्शाता है कि n का जो मान बढ़ता जा रहा है ना, वो परमाणु की साइज को दर्शा रहा है। जैसे ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, तो ये n मान बढ़ता जा रहा है और n का बढ़ता हुआ मान परमाणु की साइज के बढ़ते हुए क्रम को दर्शा रहा है। फिर इसके बाद में परमाणु में कोष की ऊर्जा का निर्धारण, कोष की ऊर्जा का निर्धारण, या ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण। और इसमें भी ये आएगा, ऊर्जा का निर्धारण में भी n के बढ़ते मान के साथ, n के बढ़ते मान के साथ ऊर्जा के मान में वृद्धि। जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्रथम कोष की ऊर्जा सबसे कम है, जैसे जैसे बाहर की तरफ चलते जा रहे हैं ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। जैसे जैसे बाहर की तरफ चलेंगे, जैसे प्रथम कोष की ऊर्जा E1 बोले, दूसरे की E2, तीसरे की E3, चौथे की E4, तो अपन इस तरह से दर्शा सकते हैं E4 इज ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, कि इस तरह से लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में कोष की व्याख्या करती है, परमाणु की साइज का निर्धारण और परमाणु
के कोष में ऊर्जा का निर्धारण, ये दोनों इसके द्वारा हो रहे हैं। और जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है उसकी साइज और ऊर्जा दोनों को बढ़ता हुआ मान आता है ये। फिर किसी परमाणु में n का मान 1 2 3 4 अनंत तक होता है। तो n का मान अगर पूछेगा किसी परमाणु में n का मान अधिकतम कितना होता है तो आप क्या बताओगे? अनंत। यानी परमाणु में कोष की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। और n के दिए गए मान के लिए, n के दिए गए मान के लिए, यानी n का कोई सा भी मान दे दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी, n के दिए गए मान के लिए उपकोष n के समान, n के दिए मान के लिए उपकोष तो क्या हो गए? n के समान, कक्षक n स्क्वायर और अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या दर्शाई जाती है 2n स्क्वायर से। कोई भी n का जो दिया गया मान है उसके लिए अगर पूछेगा उपकोष कितने हैं तो n के बराबर बताएंगे, कक्षक की संख्या पूछेगा तो n स्क्वायर और अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2n स्क्वायर। ये अपन ने बताई है सबसे पहली मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में नील्स बोर ने बताया। नील्स बोर ने बताया। तो एक बार इसको मैं वापस रिकैप कर रहा हूं। पहली जो पढ़ी है अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, ये परमाणु में कोष की व्याख्या कर रही है, परमाणु की साइज का निर्धारण। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है परमाणु की साइज बढ़ रही है। और किसी परमाणु में कोष की ऊर्जा का निर्धारण, वो भी n के मान बढ़ते के साथ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसी परमाणु में n का मान अनंत तक होता है, n की दिए गए मान के लिए उपकोष कितने होंगे? n के समान, कक्षक होगा n स्क्वायर, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में क्वेश्चन आया, आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है परमाणु के कोष में, परमाणु के तीसरे कोष में उपकोष, कक्षक व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ। कुल इलेक्ट्रॉन संख्या का मान बताओ, का मान बताओ। अब n का मान क्या दे रखा है भाई? 3। थर्ड कोष दिया है ना, n का मान 3 है। बताओ उपकोष कितने होंगे? n के समान। उपकोष बताया अपन ने कि जितना n का नंबर है उतने ही उपकोष होंगे। तो n कोष में 3 उपकोष हो गए। और ये उपकोष पूछा तो क्या बताओगे आप? sp_d 3 है तो। फिर पूछा कक्षक संख्या बताओ, तो 3 का वर्ग कर दो, ये कितने हो गए भाई? 9। अब ये जो 9 है ना, कक्षक जो अपन ने बताए वो होंगे n स्क्वायर, तो वो हो गए 9। अब ये 9 है तो इसमें एक तो किसका हुआ? s का, 3 हुए p के और 5 हुए d के। ये 9 हो गए इसमें कक्षक, जो अपन ने sp_d के लिए भी अलग अलग बता रहा हूं साथ में। और अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अपन बताते हैं 2n स्क्वायर से, तो ये हो जाएंगे अपने पास में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब 18 को बांटे तो अपन एक कक्षक में 2 होते हैं, 3 कक्षक में 6, 5 में 10। ये इस हिसाब से भी हो गए अपने पास में। तो n के दिए गए मान के लिए उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन संख्या अपन ने बताई है। उपकोष तो है n के समान, कक्षक हो गया n स्क्वायर और अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए 2n स्क्वायर। ये तो सबसे बताई है अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण या विन्यास दर्शाने के लिए क्वांटम संख्या बताई अपन ने, जो पहले बताई अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2, दूसरा बता रहा हूं मैं मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। और दिगंशी क्वांटम संख्या परमाणु के कोश में उपकोश की व्याख्या करती है, उपकोश की व्याख्या करती है। इसके बारे में ये जो बता रहे हैं अपन दिगंशी क्वांटम संख्या, इसके बारे में वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने बताया। इसके बारे में किसने बताया भी? वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने बताया। और जो अपन ने बताया था सोमरफेल्ड विस्तार कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो नील्स बोर ने बताया था, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का स्पेक्ट्रम बताया था, रेखीय स्पेक्ट्रम। अब जो उसमें प्रत्येक रेखा जो होती है ना, अगर उसमें वो जो प्रत्येक रेखा है अनेक सूक्ष्म रेखाओं का समूह होता है। वो जो एक रेखा में अनेक सूक्ष्म रेखाएं हैं वो उसमें किसको दर्शा रही है? एक रेखा दर्शा रही है कोश की स्थिति को, और उसमें सूक्ष्म रेखाएं दर्शा रही है उपकोश को, कोश में पाए जाने वाले उपकोश को बता रही है। तो सोमरफेल्ड ने इसके बताया था दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्वांटम संख्या परमाणु के कोश में उपकोश की व्याख्या करती है। इसके बारे में वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने बताया। और n के दिए गए मान के लिए, n के दिए गए मान के लिए L का मान होता है भाई 0 से लेकर n-1 तक, n-1 तक होता है। L का मान कैसे निर्धारित किया जाता है? n का जितना मान दिया गया है ना, n के दिए गए मान के लिए 0 से लेकर n-1, सपोज करो इसको, जैसे n का मान दिया आपके पास में, तो अब L का मान क्या होगा भाई? L का मान यहाँ पर 1-1 लेंगे तो वही 0 ही आएगा। तो यहाँ L का मान क्या हुआ? 0 हुआ। और ये जो 0 L का मान है ना, ये कौन से उपकोश को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है S उपकोश को। अगर n का मान 2 है तो L का मान एक तो 0 हो जाएगा, एक तो हो गया 0, फिर n-1, 2 में से 1 कम किया तो कितना हुआ? 1, यानी L का मान यहाँ पर 2 है। अब मान तो इसके बराबर ही आ रहे हैं ना, यहाँ L का मान 0 आ रहा है तो 1 मान आ रहा है इसके बराबर, यहाँ n के मान 2 है तो L के मान 2 आ रहे हैं तो 2 के बराबर हैं। और ये जो होंगे वो कौन से होंगे? S और P। फिर अगर n का मान 3 है तो L का मान 0, 1, 2, 0, फिर n-1 करेंगे अपन तो 3 में से 1 हो जाएगा, 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 मान होंगे। तो ये होगा SPD, 3 आ गए। अगर n का मान 4 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में n का मान 4 लेते हैं तो L का मान हो गया 0, 1, 2, 3, तो ये हो गए SPDF। अब कई स्टूडेंट देखो समझने में क्या मिस्टेक देता है, कई बार स्टूडेंट जैसे मैंने बताया L का मान जो होता है n के दिए गए मान के लिए L का मान होता है 0 से लेकर n-1। अब 0 ले लिया, फिर n-1, 2 में से 1 किया तो 1 आया, यहाँ पर 3 है तो 3-1, 2 लिख देता है, 1 को भूल जाता है। अपने को n-1 का मान जो है वो जहाँ तक संभव है पूरा लेना है। तो n-1 का मान अपन ने जैसे 3 का मान था तो 0 लिया, फिर 1 लिया, 2, यानी कहाँ तक हो रहा है? 0। मैंने लिखा क्या लाइन को समझ, अगर मैं लिखता 0 और n-1 होता है तब तो आप ये लिखते कि 0 और 2, n-1 3 के लिए क्या हो जाएगा? 2 ही तो आएगा, या 2 है तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा क्या है? 0 से लेकर n-1, अब 0 से शुरू करोगे पर n-1 का मान यहाँ पर हुआ 2, तो आप 0 से सीधे 2 पे थोड़ी जाओगे, बीच वाला मान भी लिखोगे 1, कि 0 से लेकर n-1 तक पहुँचना है आपको। यहाँ n का मान 4 है तो n-1 3 हुआ, तो 0 से लेकर 3 तक जाना है तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से मान आएंगे। और ये मान इस तरह से दर्शा रहे हैं। अब इसी में इस प्रकार पूछ लेता है, ये मान अपन ने निकाले, अब वो समझ में आ गए होंगे कि L का मान अपन कैसे निर्धारित कर रहे हैं। अब इसी मान को कैसे पूछ लेगा कि L बराबर 0 किस उपकोश को दर्शाता है? क्वेश्चन की अगर बात करें तो L बराबर 0 किस उपकोश को दर्शाता है? किस उपकोश को दर्शाता है? तो डेफिनेटली किसको दर्शा रहा है? S को दर्शा रहा है। L का मान 0। अब देखो हर जगह 0 के लिए क्या आया? S आया, 1 के लिए हमेशा क्या है? P आया।
2 के लिए क्या आया, डी आया, और 3 के लिए क्या आया, एफ आया। इस तरह से अगर आपको पूछा कि एल का मान 3 किस उपकोष को दर्शाता है, एल का मान 3 किस उपकोष को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे कि वो किसको दर्शा रहा है, भाई एफ उपकोष को दर्शा रहा है। एन का मान अगर 3 है तो वो एफ उपकोष को दर्शा रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये स्थिति। तो एन के दिए गए मान से एल का मान निर्धारित किया अपन ने कि एल का मान 0 से लेकर n-1 तक काउंट होगा, ये स्थिति इसमें बताई जाती है। तो पहली बताई अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी बताई अपन ने दिगंशी क्वांटम संख्या, जो दूसरी बताई है दिगंशी जो कोष में उपकोष को बता रही है। अब नंबर 3 बताते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके बारे में बताया था वैज्ञानिक लिंडे ने। यह उपकोष में किसकी व्याख्या करती है भाई, कक्षक की व्याख्या करती है। और इसके बारे में वैज्ञानिक लिंडे ने बताया। चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया भी, वैज्ञानिक लिंडे ने बताया था। अब ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उपकोष में कक्षक की व्याख्या करती है। देखो जो लिंडे ने है उसने कहा कि जो नाभिक के चारों ओर अपन कोष की स्थिति जो बता रहे हैं, अगर नाभिक के चारों जैसे स्पेक्ट्रम है, नाभिक के चारों ओर जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं जहां उनकी पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम रहती है। और वो जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है उसको नाम दिया गया कक्षक। तो कक्षक की परिभाषा दी जाती है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम रहती है उसे नाम दिया जाता है कक्षक। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसने बताया भाई, लिंडे ने बताया। और इन्होंने कहा था किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्पेक्ट्रम में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, ये स्पेक्ट्रम किसका बता रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को अधिकतम प्रायिकता वाले क्षेत्र में व्यवस्थित कर लेते हैं। और ये जीमान प्रभाव था, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन, जीमान प्रभाव जो बताया था, जीमान प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन और विभक्तिकरण उनका हो जाना। तो किसी नाभिक के चारों ओर, किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है
अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। तो अगर पूछेगा कि कक्षक की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे? किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है उसे कक्षक कहा जाता है। अब L के दिए गए मान के लिए, L के यानी उपकोष में कक्षक कैसे निर्धारित होते हैं? L के दिए गए मान के लिए M का जो मान है -L से 0 व +L तक होता है। अब इस पॉइंट को भी समझना किस तरह से निर्धारित होता है। L का कोई भी मान दिया होगा उसके लिए M का मान क्या होगा? -L 0 और +L तक, जहां तक उसका मान बनता है। जैसे आपके पास में आया L बराबर 0, तो बताओ यहाँ M बराबर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका न तो माइनस बनेगा न प्लस बनेगा, तो ये 0 ही आएगा। L का मान 0 तो M का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। और ये एक कक्षक को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? एक कक्षक को। ठीक है। अगर ये L का मान जो L है, ध्यान रखना इसमें मैं दिखा देता हूं कौन सा उपकोष बता रहे हैं? S उपकोष। L का मान 0 किस उपकोष को दर्शा रहा है? S उपकोष को दर्शा रहा है। और इसमें कक्षक जो बना, तो यहां L का मान 0, तो उपकोष तो M का मान क्या बना? इसमें 1 बना। तो ये कितना कक्षक दर्शा रहा है? एक कक्षक दर्शा रहा है। तो यहां M का मान आएगा 0, जो दर्शा रहा है एक कक्षक को। कक्षक संख्या 1। अब अगर L का मान 1 है, L का मान 1 है तो M का मान क्या बनेगा? L का मान 1 कौन से उपकोष को दर्शा रहा है? P को, जो भी अपन ने देखा था ऊपर। तो अब M का मान क्या बनेगा बताओ? -1 0 और +1, ये तो बनेगा ना। -L लोगे तो -1 हो गया, 0 हो गया, और +L लोगे तो +1 हो गया। ये तो बताओ कितने कक्षक बने? ये 3 बने। 1 2 3 कक्षक बन गए। फिर अगर L का मान 2 है तो ये किसको दर्शा रहा है? D को। और यहाँ 2 है तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं? -2 -1 0 +1 और +2। वापस से देखो वही चीज है मैं बता रहा हूं, तो जो तक, तो यहाँ ये नहीं कि -L, तो अब L 2 है तो -2 ही लिखोगे, -1 मत भूल जाना। फिर उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करके लाना है। तो ये टोटल कितने हो गए भाई? 5 कक्षक हो गए। अगर L का मान अपन ले 3, तो ये किस उपकोष को दर्शा रहा है? F को। अब बताओ ये 3 है तो क्या लिखोगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, और ये हो गए टोटल 7 कक्षक हो गए। ये 1 कक्षक, ये 3 कक्षक, ये 5, और ये टोटल हो गए 7। इस तरह से इनको निर्धारित किया जाता है। तो ये जो तीसरी क्वांटम संख्या बताई अपन ने, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? कक्षक की स्थिति को दर्शा रही है, और इनके मान इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं। अब लास्ट अपन ले नंबर 4 क्वांटम संख्या, इसको बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को दर्शाती है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को दर्शाती है। ये ध्यान रखना, जो अपन ने बताया चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना अपने को, इलेक्ट्रॉन के कुल कोणीय संवेग में
कक्षीय कोणीय संवेग को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भाई? कक्षीय कोणीय संवेग को दर्शाती है। और ये जो मान आ गया अपने पास में, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की विन्यास की व्याख्या करती है चक्रण क्वांटम संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन की कुल कोणीय संवेग में, इलेक्ट्रॉन के कुल कोणीय संवेग में चक्रण कोणीय संवेग को बताती है, चक्रण कोणीय संवेग का मान बताती है। तो यानी जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसमें जो कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है उसमें दो आते हैं, एक तो कक्षीय कोणीय संवेग और एक आता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग है परिक्रमा, और ये जो चक्रण कोणीय संवेग है ये इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर परिभ्रमण जो बताया जाता है उससे उत्पन्न कोणीय संवेग है, दोनों शामिल है उसमें। तो उसकी मान को बताती है चक्रण क्वांटम संख्या। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं, चक्रण वाले होते हैं। देखो अपनी अक्ष पर स्पिन दो प्रकार से होगा, या तो होगा वामवर्त या होगा दक्षिणावर्त। तो ये परस्पर विकर्ण वाले होते हैं जिनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जो चक्रण है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, विपरीत चक्रण जो बताया जाता है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी एक समान नहीं होता, क्योंकि 3 मान एक समान हो भी जाएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या यानी n, l और m मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी और चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या, लेकिन इसका मान हमेशा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, उनका चक्रण कभी भी एक जैसा नहीं होगा। कल मैंने बताया भी था कि ये परस्पर विपरीत चक्रण है, एक भाई 2 ही संभावना है ना, या तो वामवर्त या दक्षिणावर्त, जिनको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये मान तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखना किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता। n, l और m का मान समान हो भी सकता है, लेकिन s का मान हमेशा डिफरेंट होगा, वो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। दक्षिणावर्त और वामवर्त ये बताया जाता है। तो ये 4 जो अपन ने बताई क्वांटम संख्या जो परमाणु में, वही इलेक्ट्रॉन के वितरण को दर्शा रही है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों के को जो अपन ने बताया, कोश, उपकोश, कक्षक और फिर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो अपन ने बताई कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बताए, 2 बताए, इस आधार पे अपन ने बताया। आप देखो यहां जो अपन ने व्याख्या की, परमाणु की संरचनात्मक मॉडल अपन ने लिए, परमाणु के मॉडल के बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताया अपन ने। अब इसमें परमाणु की जो संरचना पड़ी, तो परमाणु के जो मूलभूत कण हैं वो अगर अपन देखें, परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, परमाणु के मूलभूत कण की अगर व्याख्या करें तो इसमें मूलभूत कण 3 है भाई। पहला कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण। इन तीनों कणों का जो सिंबल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन दिया जाता है N0। यानी ये ऋणावेशित कण है, ये धनावेशित कण है और ये उदासीन कण है। फिर बात करें इन पर आवेश की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, C कूलाम आवेश का मात्रक। प्रोटॉन का आवेश प्लस में और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान।
और इसी वजह से परमाणु उदासीन है। एक उदासीन परमाणु किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बराबर होंगे, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होगा तो उदासीन होगा ही। न्यूट्रॉन पे आवेश लिखेंगे अपन 0 0, तो ये आवेश दोनों का बराबर आता है। फिर बताएं इनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बताया जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में आएगा तो इसमें से 3 पावर कम कर देनी है। यहाँ ग्राम में हो जाएगा -28 ग्राम, यहाँ माइनस में हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा -24 ग्राम, और ये 1.675 10⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग समान द्रव्यमान में आता है। न्यूट्रॉन यहाँ सबसे भारी कण है। परमाणु का सबसे भारी कण पूछेगा तो नाम किसका आएगा? न्यूट्रॉन का आएगा। और मूलभूत कण में हल्का है इलेक्ट्रॉन। फिर खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता बताया जाता है जे थॉमसन, जिन्होंने परमाणु संरचना का पहला मॉडल दिया था। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक, ये बताया जाता है। नामकर्ता, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने, प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, जिन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल बताया था, और ये नाम भी किसने दिया? भी जेम्स चैडविक ने ये नाम दिया। अगर स्थिति की बात करें, परमाणु में इन तीनों परमाणु कण की स्थिति, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कोश में, और ये दोनों हैं नाभिकीय कण। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे हैं? भी नाभिकीय कण हैं, ये दोनों नाभिकीय कण हैं। परमाणु के मूलभूत कण, सबसे पहला मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन, प्रतीक है E-, आवेश निरावेशित, ये मान है द्रव्यमान, ये मूलभूत कण में सबसे हल्का। खोजकर्ता जे थॉमसन, नाम दिया स्टोनी ने, और स्थिति है इसकी कोश में पाया जाता है, नाभिक के बाहर। प्रोटॉन खोज सिंबल P+, आवेश बिल्कुल इसके बराबर पॉजिटिव में, ये इसका द्रव्यमान। खोजकर्ता गोल्डस्टीन, नाम दिया रदरफोर्ड ने, स्थिति नाभिक में। न्यूट्रॉन निरावेशित कण, ये इसका द्रव्यमान जेम्स चैडविक ने खोजा इसको, और ये भी पाया जाता है नाभिक में। तो ये परमाणु के जो मूलभूत कण बताए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में देखो यह मैं नोट करवा रहा हूं, अन्य परमाणुीय कण। अन्य परमाणुीय कण में पहला मैं बता रहा हूं मेसोन, काफी नाम सुना होगा। मेसोन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका खोजकर्ता है भाई युकावा। मेसोन का खोजकर्ता कौन है? युकावा। और आवेश की अगर बात करें, अगर आवेश की बात की जाए तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और निरावेशित तीनों प्रकार से पाया जाता है। जो पाई मेसोन है वो तीनों स्थितियों में है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी। और ये स्थिति वही आएगी नाभिक। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी कण खोजे गए नाभिक में, यानी परमाणु में सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, और उस छोटे से नाभिक में बहुत सारे कण मौजूद हैं ये, और उन नाभिकीय कणों में प्रबल आकर्षण बना रहता है। मेसोन परमाणु में नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के कण मौजूद हैं, और तो उसमें जितना भी आवेश है उसको संतुलन करने का काम ये करता है। नहीं अदरवाइज हम जानते हैं, जैसे प्रोटॉन बताएं तो सारे प्रोटॉन अगर छोटे से जगह में भरे हुए हैं तो फिर डेफिनेटली प्रतिकर्षण से नाभिक क्या हो जाना चाहिए? ब्लास्ट, फट जाना चाहिए।
तो उसी आधार पे तो अन्य कौन खोजेगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पहले खोजा गया था नाभिक में, अगर वो सारा प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से केंद्र में केंद्रित है, छोटे से भाग में, तो फिर उसके अंदर यानी प्रतिकर्षण से नाभिक के स्थायित्व कैसे बना हुआ है। तो नाभिकीय कणों में जो प्रबल आकर्षण है नाभिकीय बल, वो स्थायित्व कण है जिसमें मेन भूमिका होती है मेसोन कणों की। न्यूट्रिनो जिनको Np से दर्शाया जाता है, और इसका खोज करता है न्यूट्रिनो का पोलिंग, और इस पे आवेश 0, स्थिति वही किसमें है भाई, नाभिक में। नंबर 3 पॉजिट्रॉन, इसका पॉजिट्रॉन इसका खोजकर्ता एंडरसन, और इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, स्थिति वही है नाभिक। एक एंटी प्रोटॉन, और जैसा नाम से आ रहा है एंटी प्रोटॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा, खोजकर्ता सेग्रे नेगेटिव चार्ज वाला, और इसकी स्थिति भी किस में है भाई, नाभिक में। मेसोन, युकावा, न्यूट्रिनो, पोलिंग, पॉजिट्रॉन, एंडरसन और एंटी प्रोटॉन सेग्रे। खोजकर्ता विशेष ध्यान रखना। अब जो मैंने लिखे हैं 3 मूलभूत कण और ये कण और बताए मैंने साथ में, सबकी स्थिति नाभिक में बताया मैंने। अब जो इन कणों के बारे में मैं 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उनको ध्यान से समझना। पहला बता रहा हूं मैं, परमाणु का सबसे भारी कण, तो आंसर आएगा न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे भारी कण तो नाम क्या बताओगे, न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण तो नाम आएगा न्यूट्रिनो। ये दोनों इसी तरह से ध्यान रख लेना। परमाणु का सबसे भारी कण नाम आएगा न्यूट्रॉन, परमाणु का सबसे हल्का कण न्यूट्रिनो। मूलभूत कण जो 3 बताए अपन ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर उन तीनों में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, मूलभूत में इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। परमाणु के मूलभूत कण में कौन सा है सबसे हल्का भाई, इलेक्ट्रॉन। फिर न्यूट्रॉन और मेसोन, देखो सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, नंबर 2 पे होता है मेसोन। न्यूट्रॉन और मेसोन भारी कण है ना, तो ये अस्थायी है। न्यूट्रॉन व मेसोन परमाणु के अस्थायी कण हैं, अन्य सभी स्थायी कण हैं। अन्य सभी स्थायी कण हैं। तो न्यूट्रॉन और मेसोन तो हैं परमाणु के अस्थायी कण, बाकी सारे कैसे हैं भाई, स्थायी कण हैं। ठीक, उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट बता रहा हूं, रासायनिक गुण। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग लेता है, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो भी कौन से वाले भाई, बाह्यतम कोष वाले। बाह्यतम कोष वाले ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अतः परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। बताओ, परमाणु का सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, परमाणु का सबसे हल्का कण न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और मेसोन परमाणु के अस्थायी कण, बाकी सारे कैसे हैं भाई, स्थायी कण। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो भी बाह्यतम कोष वाले। अतः परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। ये अपन ने बताया परमाणुीय कण, परमाणु के अंदर जो मौजूद हैं 3 मूलभूत कण, साथ में अन्य परमाणुीय कण और जो खोजे गए हैं वो अपन ने डिस्कस किए। अब यहां पर जो मैं इन्हीं से संबंधित एक पॉइंट बता रहा हूं, न्यूक्लियॉन।
और न्यूक्लियन से मतलब है नाभिक के मूलभूत कण, और इन न्यूक्लियन में शामिल है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन का मतलब है नाभिक में जो कण है, जिसमें मूलभूत कण हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्रव्यमान संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो A बराबर हो गया P++N0। A का मान इस प्रकार से निर्धारित होता है। परमाणु क्रमांक ये दर्शाया जाता है Z से। परमाणु क्रमांक किसे दर्शाते हैं भाई? Z से। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान, उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में किसी तत्व को कौन सा स्थान दिया गया है वो परमाणु क्रमांक है, और ये है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन संख्या। ये कैसे निर्धारित हो रही है भाई? प्रोटॉन की संख्या से। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन संख्या, उसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो परमाणु क्रमांक है, ये दर्शाते हैं दोनों। तो एक बताया मैंने द्रव्यमान संख्या और एक बताया मैंने परमाणु क्रमांक, और न्यूक्लियन बताया मैंने। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया परमाणु की संरचना को और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को, जिसमें अपन ने जो क्वांटम संख्या है उसके आधार पर उनकी व्याख्या की, ये अपन ने बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो किस तरह से डिसाइड होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो स्थिति है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इसके लिए बोला जाता है ऑफ-बाउ सिद्धांत। ऑफ-बाउ सिद्धांत। देखो ये जो ऑफ-बाउ है ना, जर्मन शब्द है। ऑफ-बाउ कैसा शब्द है भाई? जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रमिक संरचना या क्रमिक विकास। क्रमिक रचना, क्रमिक विकास। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो अपन बताते हैं कोष, उपकोष, कक्षक, उसमें किस प्रकार से निर्धारित होता है, उसके लिए जो नियम निर्धारित हैं वो सारे ऑफ-बाउ सिद्धांत सम्मिलित हैं। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत जो कि मैंने बताया एक जर्मन शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा है? क्रमिक संरचना। तो किस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्रम से भरे जाते हैं, उनकी स्थिति के निर्धारण के लिए जितने भी नियम हो इसमें शामिल हैं। एक तो बताया जाता है इसमें पाउली का अपवर्जन नियम। सबसे पहले जो बता रहा हूं पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड यानी निश्चित, निर्धारित करना। ये पाउली का जो अपवर्जन नियम है ना, किसी एक कक्षक में यह नियम
किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है, अतः इसे अपवर्जन कहा जाता है। अतः इसे अपवर्जन कहा जाता है। अपवर्जन का मतलब क्या है? अपवर्जन एक रेस्ट्रिक्टेड शब्द के लिए लिया जाता है, यानी प्रतिबंधित करना। तो ये नियम ये बता रहा है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो पाउली ने बताया था एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो ये तो बताया अपन ने पहला पाउली का अपवर्जन नियम। अब अगर अपन बात करें तत्वों में, ये जो पाउली का अपवर्जन नियम है कहां से लागू होगा? तो ये लागू होता है हीलियम से। यह नियम हीलियम तत्व से लागू होता है। हीलियम तत्व से लागू होता है। उसके बाद में तो सम्मी लगेगा भाई। हीलियम से पहले एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वहां तो युग्म इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म संभावित ही नहीं है। तो ये नियम कहां से लागू हुआ? हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। तो हीलियम में एक कक्षक होगा और उस एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे परस्पर विपरीत चक्रण वाले। अब इसके बाद में तो आगे के सभी तत्वों में नियम लागू रहेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पाउली का अपवर्जन नियम कहां से लागू होता है? किसी भी परमाणु के एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण पाउली का अपवर्जन नियम, जो बताता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधिकतम, वो जो बताया अपन ने। दूसरा जो नियम है वह भी हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। और ये नियम क्या बता रहा है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक में पहले अयुग्मित रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। क्या मतलब है इस नियम का? हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। देखो एस उपकोष में तो एक ही कक्षक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जैसे पी, अपन फॉर एग्जांपल पी कक्षक लें, पी उपकोष के कक्षक लें। पी उपकोष के कक्षक बताए थे अपन ने 3। तो उनकी स्थिति ये हो गई कि पी उपकोष के 3 कक्षक हो गए, जो अपन दर्शाते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस प्रकार से पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि
कार्बन 6, परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 में से 2 तो भरे जाते हैं एस में, वो तो ये स्थिति हो गई, एस पहले भरा जाएगा। अब उसके बाद में चलो ये भी अपन बाद में ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं अपन बेरिलियम। हाँ, कार्बन से इसको अपन बताते हैं, कार्बन 6 में इलेक्ट्रॉन, उसमें सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ s में तो एक ही कक्षक है ना, s में अगर एक ही कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले वही भरे जाएंगे, 2 इसमें भर गए, 2 इसमें भर गए, 4। अब इसके बाद में आता है 2p। अब p के बताओ कितने कक्षक हैं, 3 है। पहले s और p उपकोष में तो एक ही कक्षक है, s और s में तो एक ही कक्षक है। 2p जो p उपकोष आ गया उसमें 3 कक्षक हो गए, px, py और pz। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 तो हो गए, 2 बचे अपने पास में। अब बताओ मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर अपन इनको p में भरेंगे, इनको p में भरेंगे तो इस प्रकार से भरना सही होगा या इस प्रकार से भरना सही होगा? यही उंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है। बताओ किस तरह से सही होगा, ये वाला सही है या ये वाला सही है? ये नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी उपकोष के समान ऊर्जा के कक्षक हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षक अयुग्मित रूप में नहीं भरे जाते। यानी पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में भरे जाएंगे और फिर उनका पेयरिंग शुरू होगी। तो ये वाला सही है, न कि ये पेयरिंग हो जाना गलत है जब तक इनमें तीनों में इस प्रकार से नहीं आएगा। अब जैसे इसके बाद में अगर नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन 7 है तो उसकी पी की स्थिति हो जाएगी भाई 1s और 2s, ये तो यही भरा जाएगा, 1s और 2s 4 हो गए। अब इसमें 3 बच गए जो p में आएंगे। अब p में इसमें 3 इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से p में 3 आ जाएंगे, न कि ये कि इन तीनों को तुम, जैसे मैं ये दर्शा रहा हूं, ये सही है। अगर अपन इसको इस प्रकार से भर देंगे कि ये और फिर ये तीसरा, तो ये गलत हो जाएगा। ये हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहां से प्रारंभ है, तो डेफिनेटली आप कार्बन परमाणु से बताओगे। भाई कार्बन में तो सबसे पहले ये स्थिति आ रही है। देखो इससे पहले जो 5 रहेगा बोरोन, बोरोन के 5 की बात करोगे तो उसमें 4 और 1 5 ही तो आएगा, तो वो तो आप सीधा ये दर्शा दोगे 1 ही आ गया, युग्मन तो अभी शुरू नहीं हुआ। इसके बाद में आगे की स्थिति कैसे कर रहे हो आप, युग्मन कर रहे हो या अयुग्मित रूप में भर रहे हो, वो कार्बन से शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखना पाउली का अपवर्जन नियम कहां से लागू होता है, हीलियम से, और हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहां से प्रारंभ हो जाता है, भी कार्बन से। ध्यान रखना इसको। तो ये पहले अयुग्मित रूप में भरे जाएंगे फिर युग्मन प्रारंभ होगा, ये हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है, जिसमें मैं नोट करके लिखवा रहा हूं। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम कार्बन परमाणु से शुरू होता है। आगे तो चलेगा, फिर अब कार्बन परमाणु से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। पाउली का अपवर्जन नियम कहां से हुआ भाई, हीलियम से। और ये जो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है वो कहां से शुरू हो गया, अभी कार्बन से। तो अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 नियम पढ़ ले, पाउली का और ये। इसके बाद में N+L का नियम जो पढ़ेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे अर्धपूरित और पूरित कक्षक अगली क्लास में।